हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। काफ़ी लोग हैं पहचानते हैं, और जो नहीं पहचानते वो पहचान जाएंगे। तो गाइज़, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे घटना चक्र, जो कि है आपकी पर्यावरण पारिस्थितिकी। तो एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, ये जस्ट मैंने स्टार्ट किया है। देखिए 2022 की मेरे पास जो है बुक है, तो अगर आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ठीक ठाक पढ़ा लेती हूँ मैं। ठीक है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है पर्यावरण पारिस्थितिकी। तो बुक का नाम है, यहाँ चैप्टर 1 चल रहा है, उसका पार्ट 2 मतलब एक पार्ट हम कर चुके हैं, बड़ा सा चैप्टर है। तो जो चैप्टर 1 है वो है पर्यावरण एवं सतत विकास, यानी कि एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। और गाइस, इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए काफ़ी टाइम से मेरा चैनल चल रहा है, आप लोग वीडियोस देखते भी हैं, लाइक करा करिए। और अगर कुछ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दिया करिएगा इस चैनल को। और कुछ अच्छा लगे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, एंड कुछ बुरा लगे तो भी कमेंट करके बताया करिए। कुछ प्रॉब्लम है तो बता दिया करिए। प्लस यहाँ पे मैंने अपना एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है दोस्तों, तो आप चाहें तो व्हाट्सएप पे अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई पीडीएफ से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए अगर आपको, तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। और मैं सोचती हूँ कि ना ऐसे कैमरा ऑन करके पढ़ाया जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन क्या होता है ना कि उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन चाहिए, मतलब थोड़ा अपनी शक्ल वगल ठीक करनी पड़ती है। और फिर ये देखना पड़ता है कि कोई रूम में ना हो, चल रहा ना हो, इधर से उधर बैकग्राउंड में दिखाई ना दे। तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, छोटा बच्चा है, टाइम नहीं मिलता उसकी वजह से भी। तो नहीं तो मज़ा तो ऐसा ही आता है कि लाइक आप लोग देखते भी रहें, ठीक है, पढ़ाई भी चलती रहे और शक्ल भी दिखती रहे, एक्सप्लेन करते हुए दिखना चाहिए। तो गाइस, बस इतनी सी बात है। और मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आप लोग चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरा पर्सनल अकाउंट है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है आप फॉलो करें, मन है तो कर लीजिएगा। चलिए फिर हम क्या करते हैं ना, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गाइस चलिए, तो कैसे करें, तो देखिए गाइस, ये पीडीएफ है मेरे पास। तो हम पहले देखते हैं स्टार्टिंग से आज तक सिलेबस। तो देखिए यहाँ पे है चैप्टर नंबर 1 से हम देख रहे हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी, सॉरी सतत विकास, पारिस्थितिकी हो गया, जैव विविधता हो गया, जो भी है आप देख लीजिए। इतने सारे चैप्टर्स हैं जो कि हमें करने हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम क्या कर चुके हैं और हमें आगे क्या करना है। अगर अच्छा लगे वीडियो में कुछ भी मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक करा करिए, ठीक है। ऐसे अगर मैं चाहूँ तो लाइक कैमरा ऑन कर सकती हूँ, मेरी शक्ल कैसी भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ये नहीं है कि अच्छे से ही बैठो, ठीक है। इस अगर ऐसे भी आप लोग देखना पसंद करें मुझे तो मैं ऐसे ही बैठ जाऊँगी, ठीक है। तो हम देखें 2 पार्ट इसके कर चुके थे ना, तो अभी आगे करते हैं। धारणीय विकास या सतत विकास ये हम कर चुके थे लास्ट पार्ट में, ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें। तो जो नेक्स्ट अब आने वाला है वो है प्रकृति में कार्बन चक्र और जल चक्र। देखिए घटना चक्र की एक मैं खासियत बताऊं आप लोग को, इतनी बेहतरीन बुक है ना गाइस, आपको फालतू चीज़ें इसमें बिल्कुल नहीं मिलेंगी आपको। हाँ, थोड़ी सी बोरिंग सी होती है, लेकिन हाँ अगर कोई अच्छे से समझा दे तो ये बुक बहुत अच्छी है पढ़ने, मतलब पीसीएस के लिए तो बहुत ज़रूरी है। वनडे एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को जरूर पढ़ेगा। लूसेंट लोग पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, फैक्ट्स बहुत ज़्यादा भतेर हैं, भर 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 के हैं, राइट। लेकिन उसमें क्या है ना गाइस, फैक्ट्स आते हैं, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन कहाँ से जुड़ी है पता नहीं चलता। अगर आपको एक कहानी की तरह बनाना है तो आप ना घटना चक्र कर सकते हैं, मतलब ये बहुत कम है और भरपूर है। मतलब ये कहते हैं एक होता है पर जो आपके पास प्राप्त है उसे आप पर्याप्त मान के चलें तो सुखी रहेंगे, ठीक है। मतलब फिलहाल इतना आप अगर कर लेंगे ना, अगर वनडे एग्जाम में भी घटना चक्र कर लेंगे तो मतलब बहुत सही है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है प्रकृति में कार्बन चक्र और जल चक्र। यहाँ पे 2 बातें होती हैं, एक होता है नोट्स जो कि हम पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। फालतू ना क्वेश्चन होता है ना नोट्स में कुछ फालतू लिखा होता है, हालांकि कम ही लिखा होता है। हम ये नहीं कहते घटना चक्र इनफ है, नहीं है। तो गाइस चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है कि पर्यावरण विभिन्न अजैविक और जैविक घटकों से मिलकर बना है। तो ये बात हम पढ़ चुके हैं। जैविक मतलब जिसमें जीवन है, अजैविक जिसमें जीवन नहीं, मिट्टी आप कह सकते हैं, पर्वत कह सकते हैं, हवा कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इन सब से मिलके क्या है, पर्यावरण बना है। जैविक में आप पेड़ पौधे कह सकते हैं, सूक्ष्म जीव कह सकते हैं, जंतु कह सकते हैं, ये सब कह सकते हैं। तो इन सब से मिलकर पर्यावरण बना है, ये घटक। हाँ गाइस, ये समझिए ना, इनको हम क्या बोलते हैं ना, घटक। पर्यावरण के क्या है, ये घटक हैं, राइट। हम भी घटक है पर्यावरण के, राइट। तो जो भी आपको दिख रहा है सब घटक है, आपको अपने चारों तरफ जो दिखे सब घटक है, राइट। तो ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि ये घटक क्या है, आपस में क्या करते हैं, अंतर क्रिया करते हैं। मतलब अगर मैं कह दूं कि मैं एक जंतु में इंसान भी आ जाते हैं, तो मैं एक जंतु हूँ जो कि जैविक घटक है, वो
अजैविक घटक के साथ क्या है, अंतरक्रिया करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, हवा है, अजैविक घटक है, तो मैं उसके संग बिल्कुल अंतरक्रिया कर रही हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, सांस छोड़ रही हूँ। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़। ओके, तो गाइस रुकिए, पहले मैंने अपना जो है फ्लाइट मोड पे नहीं रखा है फ़ोन, उसे कर दिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते, राइट। चलिए पहुंच गए हैं हम फ्लाइट मोड पे, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है गाइस। तो हाँ, अब इसमें लिखा है सामान्यतः ये अंतरक्रिया, जो अंतरक्रिया हो रही एक चक्रीय रूप में होती है, अर्थात तत्वों का चक्रण एक रूप से दूसरे रूप में होता है। अब ये चक्रीय रूप क्या हो गया, अब चलिए अभी आएगा, हम समझ लेंगे। मतलब कि एक रूप से चीज़ बदल के दूसरे रूप में जाती है, दूसरे से तीसरे में जाती है, वापस जो है पहले में आ जाती है, घूमते फिरते जो है वापस पहले में आ जाती है, ये चक्र हो गया, राइट। अभी आएगा, हम देख लेंगे। ये चक्रण जो है प्रकृति में कार्बन चक्र, जल चक्र इत्यादि के रूप में दिखाई देता है। कार्बन चक्र में भी आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। जल चक्र में भी आप ये चीज़ दिखाई देंगी। जैसे पानी है, पानी भाप बन जाता है, भाप बन के ऊपर चला जाता है, बादल बन जाते हैं, बारिश के रूप में वो वापस से पानी बन के नीचे आ जाता है। तो ये एक चक्र चल गया, ठीक है। मतलब मैंने सिंपल तरीके से आपको बता दिया। वैसे कार्बन चक्र भी होता है, वैसे ही आपका ये जल चक्र भी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है पृथ्वी के कार्बन चक्र में क्या है, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, कार्बनिक पदार्थ का यहाँ कार्बन चक्र में क्या क्या हो रहा है, कार्बनिक पदार्थ का अपघटन हो रहा है, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, जीवधारी जो सांस ले रही, ज्वालामुखी प्रक्रिया से, जीवाश्म ईंधन के दहन यानी कि जलने इत्यादि, इन सब से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। समझ में आया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड इन सब चीज़ों से निकल रही है। लाइक सिंपल, जीवधारियों द्वारा श्वसन क्रिया से हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ठीक है। ज्वालामुखी प्रक्रिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बनिक पदार्थों का जब अपघटन होता है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड, जीवाश्म ईंधन को जब आप जलाते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब डीजल गाड़ियाँ बंद कर दिए, पेट्रोल पे जाइए। डीजल गाड़ियों में ज़्यादा प्रदूषण है ना, तो डीजल गाड़ियाँ 2030 तक बंद हो जाएंगी, आप खरीदना बंद कर दीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें लिखा है स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। मतलब आप ये समझिए, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में बोलते हैं हम, तो जब इसकी क्रिया होती है ना गाइस, तो क्या होता है कि पौधों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सौर ताप की, मतलब सूरज की किरणों की ज़रूरत होती है, ठीक है। सौर ऊर्जा की ज़रूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, ठीक है। वही चीज़ कह रहा है कि पेड़ पौधे ना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मतलब और भी चीज़ें लेते हैं, फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उससे क्या बनाते हैं, बाद में बदलते हैं, बदल के क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बन जाता है। वही चीज़ आप खा लेते हो, अपना पेट भर लेते हो, राइट। चलो अब लिखा है कि जो कार्बन चक्र है वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। मतलब ये है कि अगर वायुमंडल में कार्बन है तो क्या होता है, वो पेड़ पौधों से जाता है, आपके अंदर जाता है, फिर बाहर निकल जाता होगा, फिर ऐसे ऐसे आपका ना बैलेंस बना रहता है। ऐसा नहीं है, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे ना तो गाइस कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगी वायुमंडल में, तो उसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे जीवन ही समाप्ति की तरफ पहुंच जाएगा। तो ये जो है ना, ये चक्र जो है ना, संतुलन बनाए रखता है हर चीज़ का, कार्बन का, राइट। कार्बन पढ़ रहे हैं, कार्बन तत्व का, तो हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हो गया डाउन, कोई बात नहीं, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो चलिए अब हम बात क्या करते हैं आगे। यहाँ पे कुछ डायग्राम है, देखें क्या है। इसमें लिखा है प्रकृति में कार्बन चक्र, शुरुआत करते हैं। इसमें लिखा है, ठीक है, इस मेरा जो ये था वो डिस्कनेक्ट हो गया। इसमें लिखा है, जैसे इसने क्या लिखा है, वायुमंडल में जो है ना उपस्थिति है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक पादप यानी पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बिल्कुल, और फिर क्या होते हैं, वो हमने बताया ना, कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं, कार्ब्स बना देते हैं, जिसको कार्बनिक यौगिक जंतु में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम श्वसन क्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस से निकल जाती है और कहाँ, वायुमंडल में पहुंच जाती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ों ने लिया, हमने उससे ले लिया, फिर हमने क्या करा, यहाँ से
वापस सांस के रूप में छोड़ दिया। मतलब एक ये आप कह सकते हैं ना, एक चक्र बन गया। वहीं पे एक इसने ये भी कहा है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पेड़ पौधे लेते हैं और बाद में क्या होता है, पेड़ पौधे भी इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ से जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ, कार्बोनेट पानी में चली जाती है। ठीक है, और उससे क्या बन जा रहा है गाइस, चूना पत्थर बन जा रहा है, ये भी होता है। ठीक है, और भी देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों में कार्बनिक यौगिक के रूप में पादपों में है, और उसके बाद ये क्या है, कोयला भी बन जाती है, ये भी हम जानते हैं। पेड़ पौधों से ही कोयला बन जाता है, पेड़ों से, राइट। और फिर इसी से क्या हो जाता है गाइस, पेट्रोलियम भी बनता है, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, और जो ये जो कार्बनिक यौगिक जंतु में है उससे भी क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम बनता है। देखिए कैसे बनता है, जैसे हम कहते हैं ना, जीवाश्म ईंधन, यानी कि हजारों नहीं लाखों सालों से जो जीवाश्म है उसके थ्रू ही तो बन रहा है पेट्रोलियम, या जो भी पेट्रोलियम पदार्थ, ये तब इसी से बनते हैं, कार्बनिक यौगिक से बनते हैं, जो जंतुओं में भी आप कह सकते हैं, सिर्फ मनुष्य नहीं, जानवर भी हैं इसमें। ठीक है, और वही कार्बनिक यौगिक जो पादपों में है उससे भी पेट्रोलियम बन जाता है, ज़मीन के अंदर गड़ जाते हैं बहुत समय से, लाखों सालों से। वो बाद में क्या है, कन्वर्ट होके क्या बना देते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ बन जाते हैं, पेट्रोलियम बन जाते हैं, राइट। और यही जो कार्बनिक यौगिक जो है आपका जंतुओं में है, वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है अकार्बनिक यौगिक शल्की में, राइट। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, कुछ भी कठिन नहीं है, सब आसान था। इसमें लिखा है क्या लिखा है, इसमें लिखा है, तो गाइस एक काम करते हैं, यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ लिखा है, ध्यात है कि कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी आवश्यक अवस्थाओं में पाया जाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपको कार्बन बहुत रूपों में मिल जाएगा पृथ्वी पर। ठीक है, ये अपने मूल रूप में जो है अपना ग्रेफाइट या हीरे में पाया जाता है। कार्बन का जो मूल रूप है वो क्या है, ग्रेफाइट या हीरा। ठीक है, यौगिक के रूप में ये जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ठीक है, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। देखिएगा, इस मूल रूप, यानी आप कहते हैं कि ये प्योर कार्बन है, ये कार्बन ही है खाली, तो वो ग्रेफाइट हो सकता है, हीरा हो सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कार्बन के साथ ना हमने कुछ मिला दिया, ठीक है, और ये मिलके क्या बन गया, यौगिक बन गया है। ठीक है, तो उस रूप में अगर हम बात करें तो जैसे क्या कहा, कार्बन डाइऑक्साइड में आपको कार्बन मिल जाता है, कार्बोनेट में मिल जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी आपको कार्बन मिल जाता है। मतलब अकेला कार्बन नहीं है, कार्बन के साथ कुछ मिला पड़ा है। ठीक है, चलो, तो इस तरह से भी आपको कार्बन मिल जाएगा, राइट। जैसे हम कहते हैं कि हमें हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन भी है खाली, और क्या बोलते हैं, पानी में भी हाइड्रोजन आपको मिल जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिजों में भी जो है कार्बन पाया जाता है, हम जानते। चलो, इसमें लिखा है, जल की तरह जो है आपका कार्बन का भी विभिन्न भौतिक जैविक क्रियाओं के द्वारा क्या होता है, पुनर्चक्रण होता रहता है। मतलब एक भौतिक क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं, और उसका जो क्या होता है, पुनर्चक्रण होता रहता है। ठीक है, तो लिखा है, वहीं दूसरी ओर जल चक्र की बात करने लग गए अब ये लोग। तो यहाँ पे लिखा है कि वहीं दूसरी ओर जल चक्र में क्या है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी सौर विकिरण आपको, यानी कि आपका क्या बोलते हैं, रेडिएशन जो है आपका, सोलर रेडिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर आप जल चक्र की बात करते हैं। ठीक है, तो जो ये आपका सोलर रेडिएशन यानी कि सौर विकिरण है, यानी कि जो सूरज से जो किरणें आ रही हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सूरज की किरणें आती हैं, समुद्र में पानी गर्म होता है, गर्म नहीं होता मतलब, हाँ ठीक है, उस लेवल तक आता है कि वो वाष्प बन जाए, तो वो वाष्पीकृत होकर पानी उड़ जाता है, ऊपर वाष्पीकरण हो रहा है। चलिए, अब लिखा है कि जो वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। यदि नमी बहुत ज़्यादा है वायुमंडल में तो समझ लीजिए कि बारिश होने वाली, नमी कम है तो बारिश नहीं होगी। रेगिस्तान में नमी कम होती है, बारिश कम होती है। वहीं आप चले जाएं मुंबई में तो वहाँ पे क्या है, वायुमंडल में नमी भर भर के होती है और बारिश भी भर भर के होती है। सभी प्रकार की वर्षा की जो है मात्रा यथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। वही एक बात है जो मैंने बता दी वही। अब यहाँ लिखा है, जो सौर विकिरण यानी कि जो सूर्य से ऊर्जा आ रही है उसके द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। यानी कि गाइस, बर्फ जो है पिघल जाती है, अगर आप उसको गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगी, जल, द्रवीकरण हो गया। ठीक है, अब इसमें लिखा है, जल चक्र जो है हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। तो हाइड्रोस्फीयर होता है, उसमें जल की जो गतिविधियां हैं
वो जल चक्र में आपको दिख जाएंगी। ठीक है, अब इसमें लिखा है प्रकृति में जल चक्र को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। आइए देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए लिखा है जल चक्र, और इस डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पे पानी है, ठीक है, बहुत सारा पानी है, और उसके बाद ये पानी जो है ना क्या हो रहा है, शायद सूरज की यहाँ पे किरणें आ रही हैं, ऐसे आनी चाहिए फिलहाल, ठीक है, जो भी है, नहीं आई, ठीक है, नहीं आ रही है। और फिर उसके बाद कहीं से, या तो ये कह सकते हैं ये वाष्प है, उड़ती, हाँ, जल वाष्प, जल की वाष्पीकरण हो रहा है। तो ये जल वाष्प ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, बादल में बन जा रहा है, बादल बन जा रहा है। अब ये बादल जब जलवाष्प ना जैसे जैसे ऊपर जाता रहता है ना, और वो बादल में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक टाइम ऐसा होता है ना कि जो जल की बूंदें ना गाइस वो ठंडी हो जाती हैं। ठीक है, मतलब देखिए जब गर्मी से जलवाष्प बन रहा है तो यानी अभी बूंदें जो है गर्म होंगी, मतलब जो जलवाष्प है थोड़ा थोड़ा गर्म होगा। लेकिन जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाते हो ना, तो ये जो है ना वाष्प जो है, वायु जो क्या होता है, भाप जो है ना, वाष्प कहते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। क्यों? क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर डाउन होने लगता है। जब वो ऊपर का टेम्परेचर कम होने लगता है तो जो वाष्प यानी कि जलवाष्प है उसका टेम्परेचर भी कम होने लगता है। तो यहाँ पे तापमान कम है, और उसके बाद क्या होता है गाइस, उसके बाद क्या होता है कि जो वो है ना संघनित हो जाता है, संघनित जल हो जाता है, और वो क्या बना देता है, बादल बना देता है। हमारा बादल बन गया, और जब बादल बन जाता है ना दोस्तों, तो उसके बाद क्या होता है, बारिश हो जाती है। यानी कि जो वाष्प की बूंदें आपस में जुड़ जाती हैं, या थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं, तो वर्षा के रूप में नीचे गिर जाती हैं। एक बात, ठीक है। दूसरी बात देखिए यहाँ पे, अच्छा जो है वाष्पोत्सर्जन ना यहाँ पेड़ पौधों से भी होता है। मतलब आप पेड़ों में जो पानी डालते हैं ना, वो पत्तियों के थ्रू क्या होता है ना, वाष्प बन के ना बाहर चला जाता है। ठीक है, पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उससे जो है ना जो पेड़ पौधों का जो जल है ना वो वाष्प बन के उड़ जाता है। तो वही यहाँ पे भी उड़ा है। ठीक है, और बादल बन के हमने कहा कि बूंदें जब भारी हो जाती हैं वो नीचे गिर जाती हैं, बारिश हो जाती है, राइट। और यहाँ पे देखो गाइस, हम यहाँ पे ना पर्वतों पे क्या होता है, ठंड होती है। यहाँ पे क्या होता है, जो बूंदें यहाँ पानी के रूप में गिर रही हैं ना, यहाँ किस रूप में गिरेंगे गाइस, हिम के रूप में गिर सकती हैं। अगर मतलब बहुत ठंड है सपोज, तो जो पानी है ना गिरते गिरते ना ठंडी होके जम जाता है, राइट। तो जब जम जाएगा दोस्तों, यहाँ पे संघनित जल है, यहाँ पे जब पानी जम जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, या तो वो हिम के रूप में यानी बर्फ के रूप में आ जाएगा, या ओलों के रूप में क्या होता है, नीचे गिर जाता है। तो ये देखिए पर्वतों पे गिर रहा है, पर्वतों पे मतलब ठंड ज़्यादा होती है। और उसके बाद क्या होता है ना गाइस, वही चीज़ जब पिघलने लगती है, फिर बर्फ धीरे धीरे पिघलेगी तो फिर क्या होगा, देखिए जो ग्लेशियर्स यानी गंगा जी में या यमुना में जो पानी आ रहा है वो ग्लेशियर्स से आ रहा है। बताओ क्या बोलते हैं ग्लेशियर्स को हिंदी में, तो क्या बोलते हैं गाइस, तो ग्लेशियर्स मतलब मुझे याद पता नहीं गाइस, मैं भूल गई। तो ग्लेशियर्स जो होते हैं ना, वहाँ से जो है वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। फिर ये जो गंगोत्री यमुनोत्री आपने देखा सुना होगा ना, तो वहाँ से बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, वो पिघलती है, फिर नदियों में आता है, नदियों से पानी जो है समुद्र में पहुँच जाता है। और यही पानी जो है रिस्क है, यानी कि भूमि के अंदर भी चला जाता है, जिसको हम भूजल कह सकते हैं। जल का अंतःस्राव हो रहा है, यानी कि पृथ्वी के अंदर भी चला जा रहा है, मतलब मिट्टी के अंदर चला जा रहा है, वो उसे हम भूजल बोलते हैं। मतलब पानी है ना घूम रहा है ना, आप देख सकते हैं पानी यहाँ से गया और नीचे पहुँच गया। ठीक है, इसे चक्र बोला गया। तो ये किसका चक्र है, जल का चक्र है, तो जल चक्र हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखा जल चक्र जो है पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। ओके, फिर क्या लिखा है कि पौधे जो है भूमि में प्रतिरोपित किए जाते हैं। बिल्कुल, ये तो हम जानते हैं। भूमि में उपस्थित उनके जो मूल रोम यानी कि जड़ें जो होती हैं, जड़ों में मूल रोम होते हैं, उसके द्वारा क्या होता है, वे जल को अवशोषित कर लेते हैं। मतलब इसने कहा ना ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ में जड़ें हैं, जड़ों में क्या होती है, मूल रोम्स होती हैं। लोग इस लाइट चली गई, कोई बात नहीं, मैं तो दिख रही हूँ। तो यहाँ पे मूल रोम्स क्या करती है ना, जो मिट्टी में जो जल है ना उसको जो है अब्जॉर्व कर लेती हैं, और अब्जॉर्व करके वो पेड़ों के अंदर चली जाती है, यानी अवशोषित कर लेती हैं और पेड़ों के अंदर चली जाती है। सामान्यतः पौधों के अधिकांश मूलरोम जो है प्रतिरोपण के कारण जो है नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब लिखा है इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं हो पाती। ठीक है, ध्यान है कि मूल रोम मृदा में उपस्थित मृदा विलयन के संपर्क में रहते हैं। जो मृदा में जो भी पोषक तत्व या जो भी चीज़ें जल ये सारी चीज़ें होती हैं उसके संपर्क में मूल रोम रहते हैं। अच्छा, इन मूल रोम देखिए पेड़ को ना जब आप एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, वही इसने कहा कि जो मूल रोम है वो नष्ट हो जाते हैं, और आप देखेंगे फिर वो पेड़ ना जल्दी बढ़ नहीं पाता। ये तो एक बार लगाए छुट्टी करो। ठीक है, अच्छा, मूल रोम की कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका
भित्ति मुख्यतः किसकी, सेलुलोज की बनी होती है। जब आप क्या है ना, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा गाइस, तो उसमें जब आप सेल्स पढ़ते हैं यानी कि कोशिकाएं पढ़ते हैं, तो कोशिकाओं में क्या होता है, यदि आप पेड़ों पादपों की पढ़ेंगे तो उसने कहा उसमें जो कोशिका भित्ति होती है, कोश मतलब जो आप देखते हैं ना, सबसे छोटी इकाई जो होती है ना, वो क्या होती है, सेल्स होती है, यानी कि कोशिका होती है। कोशिका के चारों ओर क्या है, एक वॉल दीवार होती है जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। तो इसने कहा जो जो पेड़ है, पेड़ की जो जड़ है, जड़ में जो मूल रोम है, उसकी जो कोशिका भित्ति है ना, कोशिका भित्ति किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी है। मतलब बहुत ही खतरनाक इंपॉर्टेंट बात है ये, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़े। तो इसके साथ उसमें क्या होता है, कुछ पैक्टिन भी पाए जाते हैं, और पैक्टिन के कारण क्या होता है, मूल रोम मृदा से चिपके होते हैं। याद रखिएगा, मृदा से चिपके होते हैं मूल रोम, किसकी वजह से, पैक्टिन के कारण। ठीक है, मूल रोमों की कोशिका भित्ति जो है आपका पारगम्य कला यानी कि परमिएबल मेम्ब्रेन्स की तरह कार्य करती है। पारगम्य का मतलब होता है गाइस, ये एक जाली है, यहाँ से कोई चीज़ आ रही है, उसे पार करके दूसरी जगह पहुँच जा रही है, ऐसे समझ लीजिए शॉर्ट में। तो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पारगम्य कला की तरह कार्य करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मूल रोम द्वारा मृदा से जल का अंतः शोषण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, यानी चलो एक सांद्रता का मतलब समझ लेते हैं। एक ना आपने एक ग्लास तो गाइस एक एक आपने बड़ा सा जार ले लिया, लाइट आ गई गाइस। तो यहाँ पे ना ऐसे ही मान लेते हैं, कुछ नहीं, यहाँ पे पानी है सिंपल नदी का, राइट, नदी का पानी है, ठीक है, और एक यहाँ पे ना समुद्र का पानी है, राइट। यहाँ पे पारगम्य झिल्ली मान लो, यहाँ पे ठीक है, क्या है, पारगम्य झिल्ली। ठीक है, मतलब पारगम्य झिल्ली का मतलब वो ना आप समझ लीजिए छन्नी है, छन्नी नेट है जो एक जगह से, मतलब यहाँ से कोई चीज़ यहाँ भेज सकती है, तो पारगम्य झिल्ली है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, एक जगह हमने नदी का पानी ले लिया, मतलब आप कह सकते हैं ना फ्रेश वाटर ले लिया, एक जगह आपने समुद्र का पानी ले लिया। जो समुद्र का पानी होता है ना, वो क्या होता है ना गाइस, ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा क्षारीय होता है, नहीं क्षारीय नहीं, उसकी जो सांद्रता होती है ना, सांद्रता आप देखते हैं ना, उसमें नमक ज़्यादा, सांद्रता ज़्यादा होती है, और जो नदी का पानी होती है उसकी सांद्रता कम होती है। अगर आप इन दोनों पानी को मिलाने की कोशिश करेंगे ना, तो क्या होता है गाइस, जिसकी सांद्रता ज़्यादा है ना, वहाँ से क्या होता है, चलिए समझ, जिसकी सांद्रता ज़्यादा है, इसकी सांद्रता इसकी कम है, ये समुद्र वाला था और ये नदी वाला था। ठीक है, अरे दोस्तों डिलीट हो गया। मतलब देखिए, जो सांद्रता की अगर हम बात करें ना, अगर इसकी सांद्रता ज़्यादा है, इसकी कम थी, समुद्र वाले की ज़्यादा थी, ठीक है, तो क्या होता है ना, जो जल होता है ना गैस, वो क्या होता है, कम सांद्रता वाली जगह से ना ज़्यादा सांद्रता वाली जगह पे जाने लगता है। मतलब अगर आप कह देना कि नदी की मछली को अगर यदि आप समुद्र में डाल देंगे तो वो मर जाएगी। मर क्यों जाएगी, कि जो नदी वाली मछली है ना, उसकी बॉडी में जो जल होगा, हमने कहा समुद्र की सांद्रता ज़्यादा है, राइट, ये मछली है, ठीक है, मछली की सांद्रता आप देखेंगे ना कम होती है। ठीक है, अब क्या होता है, हमने कहा जब सांद्रता एक ज़्यादा है एक कम है, तो क्या होता है कि कम सांद्रता वाली जगह से क्या होता है, जल जो है ना मूव करता है, राइट। तो जल क्या है, ज़्यादा सांद्रता वाले उसमें जाने लगता है, तो इस मछली के अंदर से जो जल होगा ना, वो बाहर निकलने लगेगा, और कहाँ जाने लगेगा, ज़्यादा सांद्रता वाले जल में। ठीक है, मतलब लिक्विड में, जो भी आप कह सकते हैं विलयन में, राइट। तो क्या होगा कि अब मछली के अंदर क्या होगा, ये जो नदी की मछली, उसके अंदर से जो क्या होगा ना, इससे जल खत्म होने लगता है, और जिसकी वजह से ये मर जाती है। ये एक रीज़न होता है कि आप जब नदी की मछली को समुद्र में डाल दें तो मर जाती है। ठीक है, ये मतलब ये मैंने समझाने की कोशिश ये करी कि अगर एक सांद्रता कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो जो जल है वो मूव करता है कम सांद्रता वाली जगह से ज़्यादा सांद्रता वाली जगह पे। वही इतनी सी बात मुझे समझानी थी। तो यहाँ पे लिखा है मूल रोम द्वारा क्या होता है, मृदा से जल का अवशोषण होता है, अंतः शोषण होता है, राइट। यानी कि मृदा में सांद्रता कम है और जो है मूल रोम की साइड जो है ज़्यादा हो गई, तो मृदा से जो जल है वो मूल रोम की तरफ जा रहा है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जा रहा है। कम सांद्रता यानी कि मृदा की बात कर रहा है, और मूल रोम वाली साइड जा रहा है ये, यानी अधिक सांद्रता वाली साइड पे जा रहा है। इतनी सी बात बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कम सांद्रता, ठीक है, मृदा विलयन जल में, अच्छा क्या लिखते हैं, यहाँ लिखा है कम परासरण दाब, ओके। फिर यहाँ पे अंतः शोषण होता है, मूल रोम की रिक्तिका रस और मूल रोम, और यहाँ लिखा है अधिक सांद्रता, यहाँ लिखा है अधिक पारगम्य दाब। मतलब ये अब कहानी इसमें क्या है, ये एक मूल रोम है, ठीक है, यहाँ पे एक है मृदा,
मृदा विलयन है, बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं मृदा में। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें जल है, राइट। अब इस जो मृदा है ना, मृदा की सांद्रता एक तो कम है, एक बात इसने ये कही, और वहाँ पे जो परासरण दाब है ना, परासरण दाब है वो भी कम है, दो चीज़। अब मूल रोम की अगर हम बात करें तो उसकी सांद्रता ज़्यादा है, परासरण दाब भी ज़्यादा है। तो हमने कहा जल कहाँ से जाएगा, कम सांद्रता वाली जगह से ज़्यादा सांद्रता वाली जगह पे जाएगा। बस इतनी सी बात इसमें लिखी है, कुछ नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, फिर लिखा है इसके अलावा एक कारण ये भी है कि खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेती की सिंचाई नहीं की जाती है तो मृदा विलयन की जो सांद्रता है अधिक हो जाती है। मतलब इसने कहानी ये कही कि पेड़ आपका खराब कब हो जाएगा। सपोज कि अगर आपने खेतों में ना उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा डाल दिए, उसकी वजह से क्या होता है, गाइस, जो मृदा है ना उसकी सांद्रता कम की जगह हो जाएगी ज़्यादा। अगर आप इसमें जल डाल देंगे ना तो सांद्रता बैलेंस हो जाएगी, यानी कि वापस से कम हो जाएगी। अगर आपने जल नहीं डाला, सांद्रता बढ़ जाएगी, और इसकी सांद्रता तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तो जो है जल यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, और ये जो पेड़ है यहाँ पे जो भी है तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, राइट। जिसके लिए आपको ना उर्वरक डालने के बाद खेतों में जल डालना जरूरी हो जाता है, यदि आपने ज़्यादा उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स ज़्यादा डाल दिए हैं तो। अच्छा, इसमें लिखा है कि इसमें जड़ के मूल रोम द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है। यही मैंने कहा कि उर्वरक डाल दिए, जल नहीं डाला, तो उसकी वजह से जो मूल रोम है जल का अवशोषण नहीं कर पाते हैं और पौधा क्या होता है, मुरझा जाता है। मतलब कहने की बात है, फर्टिलाइजर्स डालिए, ज़्यादा डाल दिए हैं आपने तो पानी डाल दीजिए। अब लिखा है उल्लेखनीय है कि जल अवशोषण प्राप्य भूमि जल मृदा के जल अवशोषण प्राप्य भूमि जल, मृदा के तापमान, मृदा विलयन की सांद्रता, मृदा की वायु जैसे कारकों पर निर्भर करता है। ये सारी चीज़ें हैं। अगर जल का अवशोषण करवाना है तो ये सारी चीज़ें पे, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि जल का अवशोषण कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो इस प्रकार क्या होता है, जल मंडल में स्थित जल चक्र द्वारा पर्यावरण में अपनी भूमिका विभिन्न प्रकार से निभाता है। चलिए, तो जल चक्र के साथ साथ वायुमंडल में होने वाली गतिविधियां भी पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब इसने कहा कि पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं वायुमंडल में होने वाली विभिन्न गतिविधियां। जल चक्र तो हो ही रहा है, निभा ही रहा है, और वायुमंडल में जो विभिन्न गतिविधियां हो रही है उसकी वजह से। तो गाइस देखिए, नोट्स तो हो गए, आई होप आप लोग को आसान लगा हो। लेकिन हाँ, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि अगर आज आप लोगों ने मुझसे पढ़ा है, इससे पहले भी पढ़ा होगा, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं और अगर आपको अब समझ में आया, पहले समझ में नहीं आया था, तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। ठीक है, मज़ा आया कि नहीं आया, थोड़ा आसान लगा कि नहीं लगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं विचार। तो इसमें लिखा है प्रकाश संश्लेषण। इसमें लिखा है उपरोक्त में से कौन सी क्रियाएं जो है पृथ्वी पे कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जो है जोड़ती है। अच्छा, तो इसमें लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड आपको कहाँ कहाँ से मिलती है, मतलब जो वायुमंडल है ना उसमें कहाँ कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आती है। सिंपल तरीके से शुरू करते हैं, तो जब आप सांस छोड़ते हैं यानी कि श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वायुमंडल में जाती है। चलिए, तो ये तो हो गया। ज्वालामुखी क्रियाएं हमने पढ़ा था, इसकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड आती है वायुमंडल में, बिल्कुल। प्रकाश संश्लेषण में गाइस ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण तो पौधों में होता है और पौधे जो है प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते नहीं, इनफैक्ट लेते हैं। तो यहाँ तो हो गई बात गलत। और यहाँ पे लिखा है जैव पदार्थों का अपक्षय जब होता है ना, तो गाइस तब भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में छूटती है। यानी कि 2, 3 और 4 हमारा आंसर बहुत सिंपल था। ठीक है, मज़ा आ गया होगा आपको, अगर आपको समझ में आया होगा तो। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया हो गई, ज्वालामुखी प्रक्रियाएं हो गई, जीवाश्म ईंधन के दहन, इन सबसे क्या होता है, वायुमंडल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। स्वपोषित जो पौधे होते हैं, स्वपोषित का मतलब क्या होता है, जो खुद का भोजन खुद बना लेते हैं। ठीक है, पौधे तो अपना भोजन वैसे भी खुद बनाते हैं, ना कि आप जाके पौधों को भोजन डालते हैं। तो स्वपोषित पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में, कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ना कि विमोचित यानी ना कि छोड़ते हैं, ना कि बाहर निकालते हैं। अब इसमें लिखा है अधोलिखित में से कौन सा जो है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। मतलब इसने कहा कौन ऐसा है जो पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है। तो प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, पौधा लेता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ना कि छोड़ता है। तो आप बहुत
अच्छे से समझ में आ गया होगा। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या है सौर विकिरण की, क्या करता है, किसमें हमने देखा सौर विकिरण बहुत ज़्यादा जरूरी है भैया। जल को गर्म करके वाष्प बना के बनाएंगे तभी वो बादल बनेगा, तभी वर्षा होगी और तभी पानी वापस से नीचे आएगा। तो जल चक्र में हमें क्या चाहिए, गर्मी चाहिए। गर्मी कहाँ से मिलेगी, सूरज की रोशनी से मिलेगी, किरणों से मिलेगी। तो जल चक्र में जो है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को जो है चालित करता है, मतलब चलाए रखता है, और जल का जो है वाष्पीकरण करता है, बिल्कुल जो कि जरूरी है। और सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है, यानी बर्फ जो है पिघल के जल बन जाती है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है, यानी कि जल जो है वाष्प बनता है, वाष्प बादल बनता है संघनित होकर, और उसके बाद वो फिर वापस से जल बन जाता है, या फिर वो बर्फ बन जाता है, या ओले बन जाता है, और उसके बाद पिघल जाता है और पानी बन जाता है। मतलब ये जल की विभिन्न गतिविधियां हैं। अच्छा, फिर लिखा है जल की मात्रा निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है भैया, नमी पे, राइट। वायुमंडल में जो नमी है, नमी ज़्यादा है तो वर्षा हो जाएगी, या नमी कम है तो वर्षा नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है वायुमंडल में जो है नमी जो है वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा, यानी कि बूंदाबांदी हो गया, वर्षा हो गई, बर्फबारी, ये सब जो है वायुमंडल में नमी की मात्रा में जो है बढ़ोतरी से बढ़ती है, घटने से कम होती, बढ़ोतरी से बढ़ जाएगी। अच्छा, इसमें लिखा है कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि क्या होता है, अभी हम मूल रोम की बात करते हैं। प्रतिरोपण के दौरान क्या होता है, जो अधिकांश मूल रोम है वो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट में, अच्छा, पौधों के अधिकांश मूल रोम जो है प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती है। खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं की जाती है तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूल रोमों द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है, जिस कारण जो है पौधे मुरझा जाते हैं। कुछ भी नया नहीं था, मैंने पढ़ दिया, ठीक है, हमने सब पढ़ा था अभी, इसलिए इसमें कुछ भी नया नहीं था। तो गाइस वीडियो हो गई 31 मिनट की, जरा सा मैंने पढ़ाया 31 मिनट की वीडियो हो गई। चलिए क्या करते हैं ना, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मैं कोशिश करूँगी एक दिन में एक से ज़्यादा वीडियो डाल दूँ ताकि जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा इस। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। अगर आपको बहुत नहीं तो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप लोग। व्हाट्सएप पे क्वेरी अगर आपकी हो तो कुछ पूछ सकते हैं, और भी जो आपका मन हो, ठीक है। तो बस मैं दोस्तों, बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। देखिए मेरे व्यूज़ आ जाते हैं ठीक ठाक, मतलब आप देखेंगे ना रीसेंट की वीडियो में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ जितनी वीडियोस डाली है ना तो उसमें कुछ कुछ व्यूज़ हो के भी ना हज़ारों में व्यूज़ मतलब ठीक ठाक व्यूज़ आ जाते हैं। बट ये है कि आप लोग देखते हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, और आपको अच्छा भी लगता है शायद, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। बस मैंने कभी इतना रिक्वेस्ट नहीं करी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मतलब इतनी मेहनत अगर मैं कर रही हूँ तो इसके बदले में आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा जो मेरे चैनल है वो ग्रो होने की स्पीड थोड़ी सी कम है, कोई बात नहीं, चैनल भी ग्रो हो जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा, और कुछ नहीं। बट आप लोग से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, करिए। आप इसलिए कर दिया करिए कि घटना चक्र ही आपको अगर देखनी है, देखिए घटना चक्र तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब बहुत लोग देखते हैं लेकिन बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। चलिए फिर यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, और मिलेंगे आपसे जो है ना कि आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वायुमंडल के साथ मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा। चलिए फिर यहाँ पे फटाफट ख़त्म करते हैं।